चैनल ISC मैडम, आई एम प्रगति और हम आ चुके हैं पार्ट 4 ऑफ कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स को लेकर। इसके पहले हमने 3 पार्ट्स करे हैं ऑलरेडी और उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप प्लीज उसको चेकआउट कीजिए। आई एम श्योर वो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। मैं आपको एक चीज बता दूं कि पार्ट 4 को लेकर हम आ गए हैं, बट पार्ट 5 भी काफी जल्दी आने वाला है नेक्स्ट 2-3 डेज में, और पार्ट 4 एंड 5 को कंबाइन करके हम कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स को खत्म कर देंगे। हम 4 और 5 को मिलाकर 8 और कॉन्सेप्ट्स जो बचे हुए हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि वो कौन से 8 टॉपिक्स है जो कि हम करेंगे। Okay, so these are value, income and per capita income, saving, investment, wealth, business cycle, aggregate demand and aggregate supply. So these are the 8 topics that we are going to do in this particular video as well as part 5. फर्स्ट 4 जो है वैल्यू, इनकम एंड पर कैपिटा इनकम, सेविंग और इन्वेस्टमेंट, वो हम पार्ट 4 में करेंगे। और जो रिमेनिंग 4 टॉपिक्स है वेल्थ, बिजनेस साइकिल, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, इसको हम पार्ट 5 में करेंगे। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं वैल्यू के साथ। वैल्यू क्या है? वैल्यूएशन प्लेस बाय अ हाउस होल्ड। हमारे लिए एक कोमोडिटी का क्या अहमियत है, वो होता है उसका वैल्यू। हम अपने अकॉर्डिंग उसको क्या वैल्यू देते हैं एक कोमोडिटी को, वो हो जाता है हमारा वैल्यू। ठीक है, जैसे कि वैल्यू एग्जाम्पल हो गया वाटर, सॉल्ट। ठीक है, ये सारा कुछ क्या है? दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन आवर हाउस होल्ड एंड दीज हैव वेरी हाई वैल्यू इन टर्म्स ऑफ यूज, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। ओके, सो ये हो जाता है हमारा वैल्यू। वैल्यू को 2 पार्ट्स में या इसके 2 मीनिंग्स निकाले गए हैं। वैल्यू के 2 मीनिंग्स निकाले गए, इसलिए इसको 2 पार्ट्स में उस हिसाब से डिवाइड कर दिया गया है। एक वैल्यू को बोला गया है कि इन टर्म्स ऑफ यूज, वैल्यू इन यूज, और दूसरा बोला गया है वैल्यू इन एक्सचेंज। तो वैल्यू को हम लोग 2 वेज में पार्ट कर सकते हैं, 2 मीनिंग निकाल सकते हैं। एक हो जाता है उसके यूज के अकॉर्डिंग वैल्यू करना और एक हो जाता है उसके एक्सचेंज के अकॉर्डिंग वैल्यू करना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या? वैल्यू इन यूज का क्या मतलब हो जाता है? वैल्यू इन यूज में जैसे कि हमारे यूज के हिसाब से कितना हम वैल्यू करते हैं एक कोमोडिटी को। जैसे कि वाटर, ये हमारे लिए सबसे यूजफुल प्रोडक्ट है व्हेन इट कम्स टू यूजिंग पार्ट ऑफ जो हमारे यूज में आता है हाउस होल्ड में, उसमें वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। पानी नहीं होने से हमारा आधा से ज्यादा काम रुक जाएगा। हाफ ऑफ द थिंग्स विल स्टॉप। वी मोस्ट ऑफ अस माइट हैव सफर्ड दिस कि कभी पानी आना बंद हो गया, तो वी नो कि वैल्यू क्या है जब यूज पे आता है, तो एक पानी का क्या वैल्यू है, क्या अहमियत है। ठीक है, और वैल्यू इन एक्सचेंज मतलब क्या होता है कि मनी के टर्म्स में जब हम लोग इसको एक्सप्रेस करते हैं, जैसे कि 1 kg राइस का प्राइस क्या है? 100 रुपीज। ठीक है, तो 1 kg राइस का प्राइस है 100 रुपीज। तो ये हो गया इसका राइस का। ठीक है, तो ये हो गया इसका एक्सचेंज वैल्यू, मतलब हम लोग 100 रुपीज देते हैं और 1 kg ऑफ राइस खरीद लेते हैं। तो हम एक्सचेंज कर रहे हैं, मनी देकर हम क्या ले रहे हैं? राइस ले रहे हैं। पहले ये जब मनी नहीं आया था तब ये बार्टर सिस्टम में होता था कि हम गुड्स देते थे। बार्टर सिस्टम क्या है? गुड्स के एक्सचेंज में गुड्स लेना। जैसे कि मैं 1 लीटर ऑफ मिल्क देकर 5 kgs ऑफ राइस ले ली, तो ये होता था इसका वैल्यू इन एक्सचेंज। व्हेन यू गिव 1 लीटर ऑफ मिल्क यू गेट 5 kgs ऑफ राइस। ये होता था बार्टर सिस्टम, गुड्स के बदले गुड्स लेना। अब पर मनी आने के बाद, मनी इंट्रोड्यूस होने के बाद से मनी को हम लोग कोमोडिटी को या वैल्यू इन एक्सचेंज को इन टर्म्स ऑफ मनी एक्सप्रेस करते हैं। उसका वैल्यू इन एक्सचेंज कितना हो जाता है? जितने में आप उस प्रोडक्ट को खरीदे हो। ओके, एक और कॉन्सेप्ट है इसी के अंदर, वैल्यू के अंदर, जिसको बोला जाता है पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू क्या होता है? पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू बोलता है कि वैल्यू इन यूज और वैल्यू इन एक्सचेंज में एक वॉर रहता है, एक काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट चलता है। क्या है वो कॉन्फ्लिक्ट? सपोज यहाँ पे एक्सचेंज वैल्यू इन वाटर में हम लोग वाटर को एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम पेट्रोल को ले लेते हैं।
ठीक है। अगर हम लोग वाटर को देखा जाए इन टर्म्स ऑफ यूज, तो हम लोग इसको बहुत ज्यादा रेटिंग देंगे, इसको हम लोग बहुत ज्यादा रेटिंग देंगे। इसको अगर मार्क्स दिया जाए 100 में से, तो हम लोग इसको ऑलमोस्ट 99% देंगे व्हेन इट कम्स टू यूज, राइट। पानी के बिना काम नहीं चलेगा, सो 99 मार्क्स मिलेगा इसको व्हेन इट कम्स टू यूज। पर वाटर को जब हम लोग एक्सचेंज में वैल्यू करेंगे, मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी एक्सप्रेस करेंगे, तो क्या ये उतना वैल्यू देता है? कितना दोगे आप वाटर के लिए? आप कितना पे करोगे? आप वाटर आपको अबंडेंस में हर जगह मिलता है, सी, लेक, पॉन्ड, ओशन, हर जगह वाटर मिल जाता है। या पानी के बॉटल्स खरीदने जाते हैं तो 15, 20, 25, 30 रुपए में हमको इतना वाटर मिल जाता है। तो जब एक्सचेंज का बारी आता है तो इसका वैल्यू बहुत कम हो जाता है, इसका वैल्यू काफी कम हो जाता है। और पेट्रोल का उसके अकॉर्डिंग, पेट्रोल ज्यादा कॉस्टली है इन टर्म्स ऑफ वाटर। वाटर और पेट्रोल में ज्यादा कॉस्टली क्या है? ऑफ कोर्स पेट्रोल है। तो यूज में ये बहुत ज्यादा है, पर यूज में पेट्रोल हमारे लिए ज्यादा है। क्या हम लोग पेट्रोल को काफी यूज में लाते हैं? कभी किसी का पेट्रोल ना हो तो क्या उसका लाइफ रुक जाएगा कहीं ना कहीं? क्या काम रुक जाएंगे? नहीं रुकेंगे। देयर आर लॉट्स ऑफ अदर वेज ऑफ डूइंग इट, ठीक है। और भी रास्ते निकल सकते हैं। तो इसका वैल्यू इन यूज में, इसका वैल्यू कम है। आप कितना दोगे? 100 में 50 दोगे इसका वैल्यू, इससे ज्यादा आप नहीं दोगे। पर जब वैल्यू इन एक्सचेंज में, जब इसको मनी के टर्म्स में हम एक्सप्रेस करें, तो हम क्या पानी के लिए हम लोग कितना स्पेंड करेंगे, और पेट्रोल के लिए हम कितना? ऑफकोर्स वाटर इज लेस कॉस्टली देन पेट्रोल, पेट्रोल इज मोर कॉस्टली। तो ये पैराडॉक्स क्या बोलता है? पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू के अकॉर्डिंग, पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू के अकॉर्डिंग जिस चीज का वैल्यू इन यूज ज्यादा रहता है उसका वैल्यू इन एक्सचेंज कम हो जाता है, और जिसका वैल्यू इन यूज कम होता है उसका वैल्यू इन एक्सचेंज ज्यादा होता है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये होता है पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। ओके, अंडरस्टूड। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, जो कि है इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। इनकम क्या है? फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और फ्लो ऑफ मनी। आइदर इंडिविजुअल का इनकम होता है या ऑल द पीपल को एक साथ मिलाकर इनकम होता है, जिसको हम लोग नेशनल इनकम भी बोलते हैं। तो क्या है यहाँ पे फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज? क्या मतलब है फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब है, इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ। फार्मर राइस प्रोड्यूस करता है, राइस बेचता है, इन रिटर्न मनी कमाता है। तो ये क्या है? फ्लो ऑफ गुड्स हुआ, फ्लो ऑफ गुड्स हुआ, और इन रिटर्न पैसा कमाना, ठीक है। तो फ्लो ऑफ गुड्स करके पैसा कमा सकते हैं, या फ्लो ऑफ मनी होता है इंडिविजुअल का। कैसे? इंडिविजुअल का कैसे होता है कि इनकम आता है, जो सैलरी आता है एक पर्टिकुलर पर्सन का, वो हो जाता है उसका इनकम। और एक हो जाता है पूरे नेशन का इनकम बताना या कैलकुलेट करना, उसको बोलते हैं नेशनल इनकम, ठीक है। तो ये हो जाता है इनकम का डेफिनेशन। नेक्स्ट क्या है? इनकम को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, एक है फैक्टर इनकम और एक है नेशनल इनकम। फैक्टर इनकम क्या होता है? जो एक पर्सन इंडिविजुअली अर्न करता है सर्विस प्रोवाइड करके, जब वो कोई भी फर्म के लिए काम करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है, और इन रिटर्न उसको सैलरी मिलता है या वेज मिलता है एक लेबर को, ये सारा आ जाता है फैक्टर इनकम के अंदर। और नेशनल इनकम क्या होता है? नेशनल इनकम का एक छोटा सा मैं डायग्राम से बताती हूँ। देखिए, नेशनल इनकम एक्चुअली है कि ओवरऑल पूरे नेशन का क्या इनकम है। तो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? आप इंडिविजुअल पर्सन से जाके हर एक का इनकम पूछोगे, दैट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। सो बेसिकली क्या होता है? सपोज करो गुड्स प्रोड्यूस होता है फर्म्स में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होता है, जिससे लोगों को क्या मिलता है? सैलरी या वेज मिलता है। लोग उसको लेकर कहाँ आते हैं? हाउस होल्ड आते हैं, अपने घरों में लेकर आते हैं उसको, और वो घर से क्या करते हैं? घर पे जो पैसा आता है सैलरी का या वेज का, वो पैसे को हम क्या करते हैं? वो पैसे को हम गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने में लगाते हैं, राइट। हम लोग गुड्स खरीदते हैं उससे, वी परचेज गुड्स। तो क्या होता है? वी आर अगेन इन, जहां से हमको पैसा मिलता है हम वापस पैसा उधर ही पहुंच जाता है। सो नेशनल इनकम क्या होता है? नेशनल इनकम यही होता है कि सारे नेशन का, पर ये जो गुड्स है ये प्रोड्यूस होना चाहिए हमारे ही नेशन में, जो हमारे डोमेस्टिकली प्रोड्यूस होने वाला गुड्स एंड सर्विसेज है, उस सारे को अगर हम ले लें और उसको कैलकुलेट करें तो हम लोग को हर
पूरे नेशन का हमको इनकम भी मिल जाएगा इनडायरेक्टली। सो नेशन का, पूरे नेशन का इनकम कैलकुलेट करने के लिए हम वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन आवर कंट्री अगर कैलकुलेट कर ले तो उससे क्या हो जाता है, उससे टोटल नेशनल इनकम भी निकल जाता है। ठीक है, और पर कैपिटा इनकम क्या है? पर कैपिटा इनकम होता है नेशनल इनकम बाय पॉपुलेशन, टोटल मतलब एवरेज निकालना। पर कैपिटा इनकम मतलब एवरेज ऑफ ऑल द इनकम्स, एक एवरेज लेवल पे पहुंचना कि इतना है हमारे नेशन के लोगों का इनकम। जैसे कि अराउंड 50,000 है मोस्ट ऑफ द पीपल का एक एवरेज पॉपुलेशन का इनकम। तो एवरेज हम लोग कैसे निकालते थे? आपको याद होगा एवरेज हम लोग कैसे निकालते थे? टोटल करके उसको नंबर ऑफ पर्टिकुलर थिंग्स से डिवाइड कर देते थे। तो टोटल क्या है यहाँ पे? नेशनल इनकम टोटल है, और उसमें से हम लोग अगर टोटल पॉपुलेशन डिवाइड कर दे तो हम लोग को पर कैपिटा इनकम मिल जाएगा। क्लियर? समझ में आ गया बिल्कुल अच्छे से कि क्या है? ग्रेट। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि है सेविंग्स। सेविंग्स क्या है? सेविंग्स इज अ पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट स्पेंट ऑन कंजम्पशन। सो व्हाट इज सेविंग? सेविंग इज वो पार्ट ऑफ द इनकम जिसको आप स्पेंड नहीं करते हो, उसको आप सेव करके रखते हो, उससे आप कंजम्पशन नहीं करते हो, तो वो हो जाता है सेविंग। वी वेरी वेल नो दिस वर्ड सेविंग्स मतलब क्या? सेव करके रखना, अपने इनकम में से कुछ हिस्सा बचाना। ठीक है, ये होता है सेविंग्स। नेक्स्ट क्या है? इसके कुछ टाइप्स है। सेविंग्स के कुछ टाइप्स है। पहला है पर्सनल, बिजनेस, गवर्नमेंट, इंडिविजुअल और है प्राइवेट। तो ये सारे हैं सेविंग्स के टाइप्स। तो हम लोग एक एक करके सारे डिस्कस करते हैं। सो पहला क्या है? पर्सनल सेविंग। पर्सनल सेविंग क्या होता है? एक हाउस होल्ड का अपना टोटल जो सेविंग होता है वो हो जाता है पर्सनल सेविंग। जैसे कि एक घर में देयर आर 4 अर्निंग मेंबर्स, तो चारों का जो इनकम आता है उसमें से आप जो सारे चारों मेंबर्स में से जो सेव करते हो, जो बचाते हो, वो हो जाता है पर्सनल इनकम। ठीक है, नेक्स्ट क्या? पर्सनल सेविंग्स, पर्सनल सेविंग्स। नेक्स्ट क्या है? बिजनेस सेविंग। बिजनेस सेविंग क्या होता है? बिजनेस का अपना जो प्रॉफिट जनरेट होता है, बिजनेस का जो प्रॉफिट जनरेट होता है उसको, उससे प्रॉफिट से वो लोग क्या, बिजनेस जनरली क्या करता है? शेयर होल्डर्स को दे देता है अपना प्रॉफिट का एक पार्ट। सो जो प्रॉफिट शेयर होल्डर्स को देने के बाद जो बच जाता है, जो रह जाता है, वो हो जाता है बिजनेस सेविंग्स, उसको बोलते हैं बिजनेस सेविंग्स। तो आफ्टर गिविंग इट टू द शेयर होल्डर्स द पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज लेफ्ट is known as business savings. नेक्स्ट क्या है? गवर्नमेंट सेविंग। गवर्नमेंट सेविंग क्या होता है? जनरली गवर्नमेंट सरप्लस। ये गवर्नमेंट सेविंग किसी का भी हो सकता है, या लोकल अथॉरिटी का, या स्टेट गवर्नमेंट का, या सेंट्रल गवर्नमेंट का, किसी का भी सेविंग को गवर्नमेंट सेविंग बोलते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट सेविंग में क्या होता है? जनरली गवर्नमेंट सरप्लस। गवर्नमेंट सरप्लस का क्या मतलब है? गवर्नमेंट सरप्लस का मतलब है कि गवर्नमेंट का एक इनकम होता है जो कि आप जनरली आप बोल सकते हैं कि टैक्स से इनकम होता है। हम लोग जो टैक्स पे करते हैं वो गवर्नमेंट का इनकम है। सो गवर्नमेंट जो इनकम करती है उससे वो स्पेंडिंग भी करती है, राइट? जो वो बजट क्रिएट होता है सब जगह अलग अलग जो जैसे कि एजुकेशन डिपार्टमेंट, डिफेंस डिपार्टमेंट, ऐसे जो अलग अलग डिपार्टमेंट है सब पे पैसा लगा देने के बाद में, सब कुछ मनी स्पेंड करने के बाद में गवर्नमेंट के पास जो एक्स्ट्रा मनी बच जाता है आफ्टर स्पेंडिंग वो बन जाता है सरप्लस मनी या एक्स्ट्रा मनी, जो कि बोलते हैं गवर्नमेंट सरप्लस। तो ये हो जाता है गवर्नमेंट का सेविंग्स, ये हो जाता है गवर्नमेंट का सेविंग। ओके, नेक्स्ट क्या है? इंडिविजुअल सेविंग। इंडिविजुअल मतलब मेरा अपना सेविंग, माई ओन सेविंग। आई अर्न 50,000, आई सेव 10,000 फ्रॉम दैट इज माई इंडिविजुअल सेविंग। क्लियर? लास्ट क्या है? प्राइवेट। प्राइवेट क्या होता है? प्राइवेट होता है ये पर्सनल, बिजनेस और इंडिविजुअल तीनों को मिलाकर जो सेविंग होता है वो होता है प्राइवेट सेविंग। ठीक है, इसको प्राइवेट क्यों बोलते हैं देखो, और इसमें गवर्नमेंट सेविंग नहीं आता है। गवर्नमेंट प्राइवेट क्या है? प्राइवेट मतलब एक प्राइवेट अपना ओन। तो मेरा क्या क्या है? मेरा इंडिविजुअल सेविंग है, मेरा पर्सनल सेविंग है और मेरा बिजनेस है एक, उसका सेविंग है। तो ये तीनों क्या हो गए? प्राइवेट हो गए। ठीक है, गवर्नमेंट पब्लिक हो जाता है, तो इसीलिए प्राइवेट सेविंग में गवर्नमेंट नहीं आता। नेक्स्ट जो एक वर्ड है वो है एग्रीगेट सेविंग। एग्रीगेट सेविंग्स क्या होता है? टोटल ऑफ ऑल द सेविंग्स, टोटल ऑफ ऑल द सेविंग्स, पर्सनल, बिजनेस, गवर्नमेंट, इंडिविजुअल, प्राइवेट,
सारे सेविंग्स को मिलाकर जो टोटल आता है सेविंग, वो हो जाता है एग्रीगेट सेविंग। क्लियर, अंडरस्टूड, सारा समझ में आ गया। सेविंग्स, उसके टाइप्स और ये एग्रीगेट सेविंग का भी मतलब। आई होप कि ये सारे चीज आपको समझ में आ गए हैं। ओके, तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, विच इज इन्वेस्टमेंट। तो अब हम करेंगे लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ पार्ट 4, जो कि है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट है एक्ट ऑफ यूजिंग प्रोडक्शन रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स। कुछ समझ में नहीं आया? ठीक है, तो अब हम लोग इसको समझते हैं कि क्या बोलना चाह रहा है। इसका मतलब है कि इसको ब्रेक करते हैं। सबसे पहले एक्ट ऑफ यूजिंग प्रोडक्शन रिसोर्सेज। प्रोडक्शन रिसोर्सेज क्या है? जो पिछले वीडियो में पार्ट 2 में डिस्कस हुआ था, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उसमें बोली थी मैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4 है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। इसीलिए बोलती हूँ कि पहले वीडियोस देखिए, पहले वीडियोस देखेंगे, उसमें जो कॉन्सेप्ट्स कराए हैं वो इस वीडियोस में और आने वाले काफी सारे चैप्टर्स में आपके काफी काम आएगा। अगर वो क्लियर नहीं होगा तो ये समझ में नहीं आएगा। इसीलिए गो एंड वॉच दोज अदर वीडियोस दैट आई हैव अपलोडेड, द पार्ट 3 पार्ट्स दैट आई हैव अपलोडेड, प्लीज उसको देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, सो कमिंग बैक, एक्ट ऑफ यूजिंग प्रोडक्शन रिसोर्सेज। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ये चारों को यूज कर कैपिटल, इन चारों को यूज करके आप जब प्रोड्यूस करते हो कैपिटल गुड्स, तो वो हो जाता है इन्वेस्टमेंट। अब कैपिटल गुड्स क्या है? कैपिटल गुड्स क्या है? ऐसा गुड जो हेल्प करता है फर्दर और प्रोडक्शन करने के लिए। गुड्स विच हेल्प्स इन यूजिंग, विच हेल्प्स इन मेकिंग अदर गुड्स एंड हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग अदर गुड्स। ठीक है, जैसे कि मशीन्स, मशीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल गुड्स। कैसे? मशीन हेल्प करता है क्या करने में? मशीन हेल्प करता है आगे और गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करने में। तो कहीं एक ऐसा जगह भी तो होगा जहां पे मशीन बनता होगा एक चीज का, जैसे कि किसी का साड़ी प्रिंट करने का काम है, तो वो साड़ी प्रिंट करने का जो मशीन है वो भी तो कहीं बनता होगा, तो वो कैपिटल गुड्स है। ठीक है, ऐसा गुड जो आगे और सामान प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है वो हो जाता है कैपिटल गुड्स। ठीक है, तो एक्ट ऑफ यूजिंग, आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके, जिसको प्रोडक्शन रिसोर्सेज भी बोलते हैं, इनको यूज कर जब आप फर्दर प्रोडक्शन करते हो ऑफ कैपिटल गुड्स, इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। क्लियर, समझ में आ गया? ग्रेट। नेक्स्ट क्या है? इसके कुछ कॉम्पोनेंट्स है। प्रोड्यूसर्स फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट इन रेसिडेंशियल एंड नॉन रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स। मतलब आप किधर किधर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, किन जगहों पे इन्वेस्टमेंट होता है जनरली। प्रोड्यूसर्स फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट मतलब क्या? जैसे मशीनरी पे करते हो, मशीन्स पे करते हो, इक्विपमेंट्स पे करते हो या टूल्स पे करते हो, तो आप एक बार मशीन खरीद लिए, कुछ सालों तक छुट्टी, कोई आपको जरूरत नहीं कि कुछ साल तक आपको खरीदना नहीं पड़ता, तो एक तरीके से ये फिक्स्ड हो गया, एक फिक्स्ड इनकम है कि आप इसको कर लिए, अब आप बाद में बहुत टाइम बाद करोगे। सो ये क्या हो जाता है? प्रोड्यूसर्स फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, और ये फिक्स्ड है कि आपको पता है कि आगे कुछ साल भी बाद भी आपको ये खरीदना पड़ेगा। सो कुछ साल तक के लिए आप फ्री हो पर, तो ये क्या हो गया? प्रोड्यूसर्स फिक्स्ड इनकम, जो आप मशीनरी, टूल्स, इक्विपमेंट्स इस पे करते हो। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट इन रेसिडेंशियल एंड नॉन रेसिडेंशियल। मतलब रेसिडेंशियल मतलब कोई भी रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, रेसिडेंट कोई अपना घर बनाता है, नॉन रेसिडेंशियल हो गया कोई अपना ऑफिस बनाता है, ये सब में इन्वेस्ट करना होता है इन इन्वेस्टमेंट इन रेसिडेंशियल एंड नॉन रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर्स। मतलब आप जब अपने घर बनाने में जब इन्वेस्टमेंट करते हो, क्योंकि वो आपको जो यूटिलिटी देता है, किसी को इन्वेस्टमेंट कब बोलते हैं? उसको इन्वेस्टमेंट तब बोलेंगे जब वो लॉन्गर टाइम के लिए यूटिलिटी प्रोवाइड करता है। जैसे मशीन हम लोगों को लॉन्ग टाइम के लिए यूटिलिटी दे रहा है, लॉन्ग टाइम के लिए सेटिस्फैक्शन दे रहा है, तो उस पर इन्वेस्ट करना हमारे लिए एक इन्वेस्टमेंट है, उस पर पैसा लगाना हमारे लिए इन्वेस्टमेंट है। सिमिलरली इन्वेस्टमेंट इन रेसिडेंशियल एंड नॉन रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर, चाहे आप अपने घर के लिए करो या ऑफिस के लिए, ऑफिस बिल्डिंग बनाओ, ये आपको लॉन्ग टर्म के लिए सेटिस्फैक्शन, यूटिलिटी देगा, लॉन्ग टाइम तक आप इसको यूज कर सकते हो। ये हो जाता है इन्वेस्टमेंट इन रेसिडेंशियल एंड नॉन रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर। और इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स हो जाता है, जैसे कि जब आप एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आप गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए क्या सामान खरीदते हो, रॉ मटेरियल्स खरीदते हो, स्टॉक खरीदते हो। अब जब रॉ मटेरियल आप खरीदते हो, जैसे आपका साड़ी प्रिंटिंग का काम है, तो आप साड़ीज खरीदोगे, यू विल परचेज साड़ीज।
ओके, तो आप पहले 1000 साड़ी खरीदे, पर उसके साथ आप सोचे कि नहीं 1000 नहीं, मैं एक बार 2000, जब आप ऐड कर दिए और 1000 साड़ीज, तो ये जो है ये हो गया आपका इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये आप अभी नहीं लेटर ऑन करोगे, मे बी अभी करंटली आप इसको कंज्यूम नहीं करोगे, करंट ये आपका कंजम्पशन नहीं होगा, ये 1000 साड़ी से आप अभी कुछ नहीं बनाओगे, पर इसको आप रख लिए तो ये इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि लेटर ऑन आपके काम आएगा, राइट? इट इज नॉट अ वेस्ट। ऐसा नहीं कि आपके काम नहीं आएगा, विथ टाइम ये यूजफुल नहीं रहेगा, ऑफ कोर्स ये यूटिलिटी लॉन्ग टाइम चलेगा। तो ये हो गया रॉ मटेरियल, ये हो गया आपका इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स, दिस इज इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होता है ये सारे इन्वेस्टमेंट को एक साथ मिला दिया जाए, मतलब आपका रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट प्लस आपका प्रोड्यूसर का जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है और इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स, इन तीनों को मिला के बनता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन होता है कोई भी जो कैपिटल गुड्स होता है विथ टाइम डेप्रिसिएट करता है, उसका वैल्यू कम होता जाता है बिकॉज ऑफ इट्स यूज, क्योंकि हम उसको यूज करते हैं तो उसका वैल्यू डेप्रिसिएट होता है। जैसे मशीन, आप 10 साल यूज करने के बाद अब खरीदे थे आप 1 लाख में एक मशीन को, जब आप उसको बेचने जाओगे 10 साल बाद, समवन विल पे यू मे बी 10,000, 1 लाख के सामान का 10,000 वैल्यू रह जाता है। क्यों? क्योंकि वो डेप्रिसिएट हो गया, वैल्यू कम हो गया। क्यों? क्योंकि हमने उसको यूज किया है, उसको काफी यूज कर दिया, अब उसका वेयर एंड टेयर हो गया है, अब वो उतना अच्छा नहीं चलता है जितना वो पहले चलता था, तो इसका एक वैल्यू भी कम हो जाता है उस हिसाब से, तो वो हो जाता है डेप्रिसिएशन, ठीक है। कोई भी सामान का वैल्यू कम हो जाना विथ टाइम, ठीक है। तो जब हम लोग ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से, मतलब सारे इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं तो नेट इन्वेस्टमेंट निकल जाता है। व्हेन वी डिडक्ट डेप्रिसिएशन फ्रॉम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इट बिकम्स नेट इन्वेस्टमेंट। ओके, समझ में आ गया? पक्का? तो हम 4 कॉन्सेप्ट्स कर चुके हैं जो कि पार्ट 4 में डिस्कस होने वाला था, जो कि है वैल्यू, इनकम, इन्वेस्टमेंट और सेविंग। आई होप कि आपको समझ में आ गया है, और अगर कोई भी डाउट है, इवन द स्लाइटेस्ट ऑफ डाउट दैट यू हैव, प्लीज उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिखिए, आई क्लियर इट देयर, ओके। एंड रिमेनिंग जो 4 कॉन्सेप्ट्स है हमारे, वो हम पार्ट 5 में करेंगे, जो कि जल्द ही अपलोड होने वाला है, और उसके बाद में कॉन्सेप्ट्स ऑफ पार्ट 5 के साथ में कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स भी कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद कौन सा नया वीडियो आने वाला है विथ विच चैप्टर एंड फॉर हूम, वो आपको पार्ट 5 में पता चलेगा। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है और आपको मेरा कॉन्सेप्ट्स जो भी मैंने समझाया है वो आपको अगर समझ में आया और अच्छा लगा है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो वेरी मच एंड बाय बाय।